इकाई 3.1 भारतीय काव्य शास्त्र हमने पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, काव्य लक्षण। अब तीसरा टॉपिक है इसके अंदर काव्य हेतु। हेतु क्या होता है? हेतु होता है कारण, कि किस कारण से कविता लिखी जा रही है, वो काव्य हेतु होता है। रीजन क्या है? रीजन को ही काव्य हेतु कहते हैं। हेतु का तात्पर्य कारण से है। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है। अगर कविता सृजन करनी है तो कौन कौन से तत्व होने जरूरी है, किस जिनके बिना कविता करी नहीं जा सकती, वो काव्य हेतु होते हैं। काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि काव्य हेतु से ही काव्य की उत्पत्ति होती है। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है। अगर संस्कृत काव्य शास्त्र देखें तो 3 काव्य हेतु माने कौन से? एक तो प्रतिभा, मतलब टैलेंट होना चाहिए बंदे के अंदर वो काव्य करने का। एक होता है व्युत्पत्ति और एक होता है अभ्यास। पहला तो टैलेंट होना चाहिए, फिर वो उसकी सोच कहाँ तक जाती है, उसके मन में विचार कैसे आते हैं, वो व्युत्पत्ति होगी, और अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। ये 3 चीजें होनी जरूरी है। संस्कृत काव्य शास्त्र में 3 काव्य हेतु माने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब अलग अलग आचार्य ने अलग अलग काव्य हेतु दिए। अलग अलग आचार्यों के अनुसार कौन से काव्य हेतु इंपॉर्टेंट है वो बताने हैं। तो पहले आचार्य थे भामह। भामह काव्य हेतु मानते हैं प्रतिभा। वो कहते हैं काव्य के लिए प्रतिभा का होना जरूरी है। दंडी मानते हैं काव्य के लिए प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, तीनों चीजें जरूरी हैं। रुद्रट और कुंतक मानते हैं कि काव्य हेतु के लिए शक्ति, वही प्रतिभा को ही शक्ति कहते हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जो तीनों हमने ऊपर पढ़े तो तीनों ही जरूरी हैं। वामन मानते हैं कि काव्य हेतु में लोक, यानी कि लोक व्यवहार, मतलब उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, एक विद्या की कैसी पढ़ाई करी है, और एक प्रकीर्ण, मतलब कैसा उसका साथ एनवायरमेंट कैसा है उसका। तो ये 3 चीजें काव्य हेतु माने वामन ने। जयदेव के अनुसार काव्य हेतु है मूल प्रतिभा, मतलब उसका टैलेंट क्या है। अब मूल प्रतिभा में व्युत्पत्ति भी आ जाती है और अभ्यास सहायक भी आता है, मतलब किस चीज के लिए प्रैक्टिस की गई है। मम्मट के अनुसार काव्य हेतु है शक्ति, निपुणता और अभ्यास। हेमचंद्र के लिए काव्य हेतु था केवल प्रतिभा, मतलब खाली प्रतिभा होनी चाहिए तो काव्य रचा जा सकता है। जगन्नाथ के अनुसार भी काव्य हेतु केवल प्रतिभा है। अब इन्होंने सबने अलग अलग दिए। जैसे भामह कहते हैं काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावदय, अर्थात किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है, मतलब काव्य वही लिख सकता है जिसके अंदर प्रतिभा होती है। तो इन्होंने संस्कृत में अपनी अपनी चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो करने की जरूरत नहीं, खाली टेबल बना देना इसमें। इसके बाद ये तो हो गया हमारा संस्कृत। अब इनको तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। 3 काव्य हेतु थे, तीनों काव्य हेतु को अलग अलग एक्सप्लेन किया है, प्रतिभा को, व्युत्पत्ति को और अभ्यास को। प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है। एक कहते हैं कविलवस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम, यानी कि प्रतिभा बीज रूप है कविता का। प्रतिभा एक बीज है जिससे कविता उत्पन्न होती है। ये किसने कहा था? वामन ने कहा था। जो शब्दों के समूह को, अर्थों के समुदाय को, अलंकारों एवं उक्तियों को तथा अनन्य साधारण रूप में काव्य सामग्री को हृदय के भीतर पहुंचाती है, उसे प्रतिभा कहते हैं। ये राजशेखर ने कहा। प्रज्ञा नवन वो में शालिनी प्रतिभा मता, ये भट्टौत ने कहा था। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि अर्थ या वर्ण्य विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रतिभा है। मतलब हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रतिभा नहीं होगी तो हम उन विचारों को एक प्रभावशाली ढंग से प्रकट नहीं कर पाएंगे, और जब हम प्रभावशाली ढंग से प्रकट नहीं कर पाएंगे तो कविता का सृजन नहीं हो सकता। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त ने कहा था। कहते हैं कि अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। प्राक्त नागतन संस्कार परिपाकम प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति, ये कुंतक ने कहा था, यानी कि पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित शक्ति प्रतिभा है। मतलब पुराने जन्म के कर्म और अभी के जन्म के कर्म, उनके संस्कारों से जो शक्ति मिलती है कविता रचने की, वो प्रतिभा होती है, ये कुंतक ने कहा था। शक्ति कवित बीज रूप संस्कार विशेष, ये मम्मट ने कहा था। शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है, ये मम्मट ने कहा था। सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, यानी ये जगन्नाथ ने कहा। कहते हैं काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति ही प्रतिभा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यात किया है। अब विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद इस प्रकार किए। अब अलग अलग आचार्य, ये तो प्रतिभा के बारे में पढ़ा हमने,
यानी कि शक्ति के बारे में, प्रतिभा यानी कि शक्ति के बारे में पढ़ा। अब इसके एग्जाम्पल्स, इसके भेद किस प्रकार से। रुद्रट कहते हैं जो प्रतिभा है इसके दो भेद होते हैं, सहजा और उत्पाद्य। सहजा पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है, मतलब बाय बर्थ ही टैलेंट है, ठीक है। तथा उत्पादा से तात्पर्य इस जन्म में अर्जित प्रतिभा से है, मतलब यहाँ पर इस जन्म में उसने प्रैक्टिस करी है, पढ़ाई करी, तो उसके अंदर प्रतिभा आई है, ठीक है। दो होते हैं, सहजा और उत्पाद्य। सहजा जो जन्म से ही है, बाय बर्थ है। उत्पाद्य जो उसने इस जन्म के पुण्य कर्मों से संचित किया है। राजशेखर के अनुसार प्रतिभा के भेद हैं कार्यत्री और भावित्री। कार्यत्री क्या है? कार्यत्री का संबंध कवि से तथा भावित्री का संबंध सहृदय यानी कि पाठक से है। राजशेखर ने सहजा, आहार्य एवं औपदेशिकी प्रतिभा की दृष्टि से कवियों को 3 प्रकार दिए हैं, जैसे सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। इन्होंने बुद्धि के 3 भेद माने, बुद्धि के भी 3 भेद माने, एक होते हैं स्मृति, एक होती है मति और एक होती है प्रज्ञा। ये राजशेखर का मानना है। हेमचंद्र के हिसाब से 2 भेद हैं, सहजा और औषधिकी। यह रुद्र द्वारा किए गए भेद का ही रूप है। सहजा जन्म से संबंधित है और औषधिकी का संबंध श्रम से है, मेहनत करके उसने अर्जित किया है। तो ये तो थी प्रतिभा, मतलब पहला काव्य हेतु प्रतिभा, इसको एक्सप्लेन किया गया, अलग अलग आचार्यों ने इसके भेद बताए। इसके बाद है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होती है? विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। मतलब ग्रंथों को पढ़ा, अलग अलग राइटर्स को पढ़ा, उससे जो ज्ञान प्राप्त हो, उससे जो उसने लिखना सीखा, जो उसने रचना करना सीखा, वो व्युत्पत्ति है। इसी से इसका अर्थ बहुज्ञता भी लिया गया है। बहुज्ञता मतलब अलग अलग जगह से उसने ज्ञान प्राप्त किया। राजशेखर के अनुसार उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति, मतलब ये दिमाग में होना चाहिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। हम बहुत लोगों को सुनते हैं, दिन में 100 लोगों को सुनते हैं, तो जरूरी नहीं है सबको फॉलो करना है। जो सही है उसको फॉलो करो, जो सही नहीं है उसको छोड़ दो। तो ऐसे ही हमें कई राइटरों को पढ़ा, सबको पढ़ा, किसी के विचार गलत भी हो सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। मतलब देश के अनुसार, समय के अनुसार कुछ विचार बदले जाने चाहिए। तो सबको ग्रहण ना करके जो चीज़ ग्रहण करने योग्य उसी को ग्रहण किया जाए। यानी कि उचित अनुचित का विवेक जब हमारे अंदर आता है तो वो व्युत्पत्ति कहलाती है। फिर इसके बाद अभ्यास। व्युत्पत्ति को ही आगे प्रैक्टिस करके बढ़ाया जा सकता है। राजशेखर ने इसे स्पष्ट परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। एक व्यक्ति सब कुछ लगातार कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग चीजें सोचता है, फिर लिखता है, सोचता है, फिर लिखता है, वो प्रैक्टिस करते करते एक ना एक दिन एक रचना कर ही सकता है, कर ही देता है वो। तो उसी को निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल हेतु माना है, मतलब मूल हेतु यही है। अगर तुम किसी चीज को छोड़ दोगे, लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो चीज फिर पॉसिबल होगी ही नहीं, और लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो उसकी वो पॉसिबल हो जाएगी। तो यही काव्य का मूल हेतु है। ये तो थे हमारे हिंदी के, संस्कृत के बाद है पाश्चात्य के भी काव्य हेतु। अब बाहर के लोग काव्य हेतु क्या मानते हैं? अरस्तु और हॉरेस के अनुसार अनुकरण मतलब किसी को फॉलो करना काव्य हेतु है। जैसे कुछ लोग रामचंद्र शुक्ल को फॉलो करते हैं, कुछ अपने द्विवेदी जी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग जैसे अभी प्रेजेंट जनरेशन है, बहुत सारे नए नए कवि हैं जो कुमार विश्वास जी को भी फॉलो करते हैं। तो वही अनुकरण, किसी का अनुकरण करना काव्य हेतु है। ये किसने कहा? अरस्तु और हॉरेस ने। कांट और हीगेल कहते काव्य हेतु तो सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण, 3 चीज होती है। सौंदर्य से प्रेम, चाहे वो प्रकृति में हो, पशु पक्षी में हो, मनुष्य में हो, उससे कविता आती है। एक आत्म प्रदर्शन, अपनी आत्मा को सबके सामने प्रदर्शित करना, और किसी को फॉलो करना। ये तीनों चीजें ही काव्य हेतु हैं। किसके अनुसार? कांट और हीगेल के अनुसार। फ्रायड के अनुसार जो काव्य हेतु है वह है अभुक्त काम की प्रेरणा। एडलर के अनुसार काव्य हेतु है मनुष्य जब व्यावहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं कर पाता, मतलब अपनी मनचाही नहीं कर पाता, अपने मनचाहा काम नहीं कर पाता, तो उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होती है। इस हीन भावना से मुक्त होने के लिए काव्य रचना और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने में वो प्रवृत्त होता है। मतलब जब मनुष्य बिल्कुल हार जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज करता है या करना चाहता है जिससे उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है। तो इस प्रकार काव्य रचना के मूल में हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति कार्य करती है। मतलब जब वो सोचता है कि वो किसी काम कर रहा ही नहीं, तब वो कुछ करता है, अर्थात अहम की स्थापना, फिर वो अपने आप में ही जीता है। तो ये भी एक काव्य हेतु। किसके अनुसार? एडलर के अनुसार। हीगल का मानना है कि मानव का जन्मजात सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण की प्रवृत्ति
साहित्य सृजन की मूल प्रेरणाएं हैं। तो ये और इसने वही कह दिया जो कांट और हीगल ने कहा था। तो हीगल, फिर से हीगल ही लिखा हुआ है इसमें। युंग के अनुसार जो काव्य हेतु है जीवन इच्छा, जीवन की इच्छा ही काव्य हेतु है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा काव्य हेतु। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है काव्य प्रयोजन।